गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 8 करेंगे। क्या नाम है इसका? वोल्केनो, अर्थक्वेक एंड टाइडल वेव्स। ठीक है, वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप और टाइडल वेव्स यानी कि जो समुद्र में जो ऊंची ऊंची लहरें बन जाती हैं उसको हम बुलाते हैं टाइडल वेव्स। तो उसमें हम सीखेंगे किस तरह वोल्केनो होता है, अर्थक्वेक कैसे आता है और टाइडल वेव्स समुद्र में कैसे बन जाते हैं और इन तीनों चीज़ों की वजह से हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा, ये इन सब के बारे में हम चैप्टर में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। All living beings depend on nature for almost everything. जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो नेचर पर डिपेंड करते हैं। हम भी लिविंग बीइंग्स हैं, हम कैसे नेचर पर डिपेंड करेंगे? क्योंकि लगभग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नेचर से ले रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन भी हमारे नेचर में है ना। जो जितने भी पेड़ है सब कुछ है, ये सभी नेचर का पार्ट है और इन सब से हम कुछ ना कुछ ले रहे हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। Our Earth is the only planet in the entire solar system which has everything to support life, but natural disasters like volcanoes, earthquakes, and tidal waves cause great damage to life and property on the earth. तो आप सबको वैसे पता है कि जो हमारी अर्थ है, हमारी पूरे सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ ही ऐसी जगह है जहाँ पर हम जी पाएंगे। ऐसा कोई भी हमारा प्लैनेट नहीं है जहाँ पे हमारी लाइफ पॉसिबल है, बस अर्थ पर ही हमारी लाइफ पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे कि वोल्केनो हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। इन सब के वजह से क्या होता है कि जो हमारी लाइफ होती है और जो अर्थ पर जितनी भी प्रॉपर्टी होती है ये सब डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है। They can happen at any time or any place without a warning moment within the earth are responsible for causing them. और जो ये सभी चीज़ें हैं ये बिना बताए कभी भी ये आ सकती है। ऐसा नहीं है कि पहले ये वॉर्न करेगा कि आज भूकंप आएगा, ऐसा नहीं है। कभी भी हमारी धरती पर आ सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारी लाइफ होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है। आप सबने देखा भी होगा कि 2020 में इतने सारे भूकंप आए हैं। तो ये सभी भूकंप एकदम से आए हैं, इन्होंने पहले हमें वॉर्न नहीं किया, है ना। तो सबसे पहले है वोल्केनोस। A volcano is a crack or an opening in the earth crust through which hot gases and molten rocks come out of the earth. जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, वहाँ से गरम गरम गैसेस बाहर निकलती है, या फिर जो मोल्टन रॉक यानी कि पिघला हुआ पत्थर, या फिर वो अंदर से अर्थ क्रस्ट में से बाहर निकलता है। द मोल्टन रॉक्स और मिनरल्स नोन एज मैग्मा एक्सपेल ड्यूरिंग अ इरप्शन accumulate in the form of cone-shaped mountains around the opening. Volcanoes are formed when magma escape out of the earth through cracks and erupt in the form of lava. जैसे आप सामने पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, कि माउंटेन है जो अर्थ क्रस्ट में से जो भी मोल्टेन रॉक या फिर गर्म गैसेस ऊपर की तरफ निकलती है, ठीक है। और ये जब निकल के किस फॉर्म में निकलती है? लावा की फॉर्म में, या फिर ऐश यानी कि राख, या फिर गरम गरम गैस जो की है उस फॉर्म में वो बाहर निकलती है। दिस लावा फ्लोस आउट एंड स्प्रेड ओवर द नियर बाय लैंड। और जो ये लावा बाहर पिक्चर में देख सकते हो आप, ये जो लावा निकला है बाहर, तो ये जब निकलता है आसपास जितनी भी ज़मीन है, लैंड है, वहाँ पर जाकर वो फैल जाती हैं।
When it's cooled down, it forms different geographical structure like plane. और जब ये गरम गरम गैसेस जब हर जगह फैल जाती हैं तो ठंडी होने के बाद वहाँ पे वो जम जाएगी और वहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर वहाँ पे बना लेगी, जैसे कि प्लेन्स या फिर माउंटेन्स वहाँ पे बन जाएंगे. However, it takes a long time for lava to cool down. Some volcanoes erupt under the ocean also. तो जो ये लावा जो निकल जाता है बाहर, इसको ठंडा होने में बहुत लंबा समय लगता है. ये कुछ वोल्केनोस ऐसे हैं जो ओशन के अंदर भी होते हैं. अब वोल्केनोस को 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट नंबर है एक्टिव वोल्केनो, सेकंड है डोरमेंट वोल्केनो और थर्ड है एक्सटिंक्ट वोल्केनो. सबसे पहले एक्टिव वोल्केनो. These volcanoes are active and may erupt any time or have erupted in recent past. Mount Vesuvius, Mount Fuji and Mount Erebus are some active volcanoes. तो एक्टिव वोल्केनोस कौन से वोल्केनोस होते हैं? ये वो वोल्केनोस होते हैं जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, यानी कि जो कभी भी इरप्ट हो सकता है या फिर फट सकता है. ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, कभी भी इसमें से लावा बाहर निकल सकता है. जैसे कि कौन कौन से माउंटेन्स के नाम बताए गए यहाँ पे, जैसे माउंट फूजी, माउंट इरबस, ये सभी एक्टिव वोल्केनोस हैं. अगला है डोरमेंट वोल्केनोस. These volcanoes are the ones that have erupted long ago in the past but are now quiet and may erupt in the future. तो डोरमेंट वोल्केनोस क्या होते हैं? ये वो वोल्केनोस होते हैं जो बहुत टाइम पहले इरप्ट हुआ होगा, मतलब इसके अंदर से लावा निकला होगा, लेकिन आज के टाइम पे ये शांत है, इसके अंदर कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही है. और माना जाता है कि आने वाले टाइम पे इसके अंदर ये इरप्ट हो सकता है, इसके अंदर से लावा निकल सकता है. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल क्या है, चाइल्ड, सिटिक्स, अलास्का, ये सभी डोरमेंट वोल्केनोस है. अगला है एक्सटिंक्ट वोल्केनोस. These are the volcanoes which have not erupted for thousands of years and will probably never erupt again. तो एक्सटिंक्ट वोल्केनो कौन से होते हैं? वो वोल्केनोस होते हैं जो ना कभी थाउजेंड्स ईयर्स पहले कभी फटा है और ना ही आने वाले टाइम पे होगा, मगर कभी भी इसके अंदर इरप्शन नहीं होगा, इसके अंदर से कभी लावा नहीं निकलेगा. Some islands have been formed by the eruption of undersea volcanoes. और कुछ वोल्केनोस जो समुद्र के अंदर जो होते हैं उसकी वजह से भी एक नया नया वहाँ पे आइसलैंड फॉर्म हो जाता है. जैसे कि कुछ एक्सटिंक्ट वोल्केनो का नाम है माउंट इग्नियोट इन न्यूजीलैंड और माउंट किलिमंजारो इन टैंजानिया. अगला है अर्थक्वेक. अर्थक्वेक यानी कि भूकंप. An earthquake is a sudden movement or disturbance in the earth's surface. It is caused by a severe shock waves that travels through solid rocks from underground to the surface of the earth. तो भूकंप कैसे आता है? जब हमारे अर्थ के सरफेस पर मूवमेंट होने लग जाती है या फिर कोई डिस्टर्बेंस होने लग जाती है, उसके वजह से क्या होगा, कुछ हमारे ज़मीन के अंदर टेक्टोनिक्स प्लेट नाम की एक चीज़ होती है और वो वाइब्रेट करने लग जाती हैं. वी नो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ नॉन एज द क्रस्ट इज़ मेड ऑफ रॉक्स. और जैसे कि हमको बताइए है कि जो हमारी अर्थ की जो बाहर वाली लेयर है उसको हम किस नाम से बुलाते हैं? क्रस्ट. और किस चीज़ से बना होता है? वो रॉक्स से बना होता है. रॉक्स यानी कि पत्थर से बना होता है. These rocks are in the form of large plates which keep on moving continuously and slowly past each other. और जो ये जो रॉक्स होती है, पत्थर होते हैं क्रस्ट पे,
ये क्या काम, इनके ऊपर कुछ लंबी लंबी प्लेट्स होती हैं और वो कॉन्टीन्यूसली मूव करती रहती है। अब जो मूवमेंट करेगी एक दूसरे को वो पास करती जाएगी। समटाइम्स these plates move apart, bump into each other or slide under each other with a lots of force। और जब इसके ऊपर बहुत सारा फोर्स लग जाता है तो ये प्लेट्स या अपनी जगह से हिल जाती है या एक के ऊपर आ जाती है या फिर मूव करने लग जाती है। द क्रस्ट देन ब्रेक एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। अब जो इस प्लेट के ऊपर जो इम्बैलेंस हो रहा है, जब इसके ऊपर किसी ने कोई फोर्स आया और इसकी वजह से इनके ऊपर इम्बैलेंस हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो क्रस्ट है जो रॉक से बना हुआ है वो ब्रेक हो जाएगी और एक एनर्जी वहाँ से रिलीज़ करेगी। जिसको किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ करेगी, वो वाइब्रेशन है ना। वाइब्रेशन आपको पता है कैसे होता है, जैसे फ़ोन वाइब्रेट होता है, ठीक उसी तरीके से वहाँ पे वाइब्रेशन होने लग जाएगी और वो वाइब्रेशन हमें ऐसा लगता है कि वो एक भूकंप आ रहा है। ठीक है, वो जो वाइब्रेशन है वो एक भूकंप है। द अंडरग्राउंड पॉइंट वेयर द अर्थक्वेक बिगिन इज नॉन एज द फोकस एंड द corresponding spot on the surface is called the epicenter। जिस जगह से अर्थक्वेक बिगिन हुआ है, मतलब शुरू हुआ है, उस पॉइंट को हम बुलाते हैं फोकस, और जो उसके आसपास जगह है जहाँ पर वो वाइब्रेशन फैली है उस जगह को हम बुलाते हैं एपी सेंटर। अर्थक्वेक कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सम एरियाज ऑन द अर्थ सरफेस आर मोर प्रोन टू द अर्थक्वेक। इन इंडिया द हिमालय region and the Ganga Brahmaputra valley are prone to earthquake। अब जब भूकंप आएगा उसके वजह से क्या हुआ, उसमें लाइफ पे खतरा है हमारी और प्रॉपर्टी पर। आपने देखा होगा कि भूकंप की वजह से क्या होता है कि बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती है वो गिर जाती है, इतने सारे लोग मर जाते हैं। ठीक है, और जो हमारा अर्थ है वहाँ पे कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर अर्थक्वेक आता ही है। जैसे कि इंडिया की बात करते हैं, जो हमारे हिमालय रीजन है जहाँ पे पहाड़ है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र वैली है, वहाँ पर भूकंप के चांसेस हमेशा रहते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ इन मैसिव अर्थक्वेक दैट अकर इन उत्तरकाशी इन 1991, चमोली इन 1999, गुजरात इन 2001, Jammu and Kashmir in 2005, China in 2006 and Japan in 2011। तो कुछ अर्थक्वेक के बारे में बता रखा है इसमें कि जो उत्तरकाशी में 1991 में सबसे मैसिव अर्थक्वेक वहाँ पे आया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान वहाँ पे चली गई। मैसिव अर्थक्वेक यानी कि बहुत बड़ा भूकंप वहाँ पे आया। जितने भी यहाँ पे जगह के नाम दे रखे हैं नीचे, ये सारी जगह ऐसी है जहाँ पे मैसिव अर्थक्वेक वहाँ पे आया है, मतलब सबसे बड़ा भूकंप वहाँ पे आया है और जिसके वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। डू यू नो द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी एंड द इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। ठीक है, जो लोग भूकंप की स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन लोगों को बुलाते हैं सिस्मोलॉजी। और जो इंस्ट्रूमेंट, जो टूल यूज़ किया जाता है भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए, उस टूल को हम बुलाते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बुलाते हैं सिस्मोग्राफ। अब है टाइडल वेव्स एंड सुनामी। टाइडल वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड सुनामी, प्रोनाउंस सुनामी। तो टाइडल वेव्स को हम सुनामी के नाम से जानते हैं। सुनामी में जो टी है वो साइलेंट है, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं सुनामी। द जैपनीज नेम गिवन टू देम,
और जो सुनामी है एक ये जापान से आया हुआ एक वर्ड है। दे आर कॉज्ड बाय एन अंडर सी अर्थक्वेक और बाय अ सीवियर हरिकेन और साइक्लोन। अब जो ये सुनामी कैसे बनता है, जब हमारे समुद्र के अंदर भूकंप आएगा या फिर एक लंबा सा हरिकेन या साइक्लोन वहाँ पे समुद्र में आएगा, जिसकी वजह से वो लंबी लंबी वहाँ पे लहरें वेव्स बन जाएगी और जो एक सुनामी का एक रूप ले लेगी। मैं कहा जो सबसे लार्ज वेव्स बन जाती है ओशंस में, उसको बुलाते हैं हम टाइडल वेव्स। तो साइक्लोन क्या होता है, बवंडर आपने सुना होगा, जब वो समुद्र में बन जाता है। टाइडल वेव्स फ्रॉम द सी कम रोलिंग टूवर्ड्स द शोर, दे कॉज डिस्ट्रक्शन ऑन द सी शोर इन सेकेंड्स। आज ये टाइगर, ये जो लंबी लंबी वेव्स जो समुद्र में बनी है, ये रोल करते हुए समुद्र के पास आ जाती है और विदिन सेकंड्स में वो पूरा वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देती है। आसपास जितनी भी चीज़ें होगी सबको वो डिस्ट्रॉय कर लेगी। टाइगर वेव्स और सुनामी कैन बी एज हाई एज 10 to 30 मीटर्स। और जो टाइगर वेव्स या फिर सुनामी जिसको हम कह सकते हैं, इसकी जो हाइट होती है वो 10 से 30 मीटर्स होती है। दिस जेंट वेव्स ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर। जेंट यानी कि लार्ज। तो ये जो लंबी जो लार्ज वेव्स बन रही है, ये इसकी स्पीड क्या होती है, 800 किलोमीटर पर आवर। मतलब 1 घंटे के हिसाब से 800 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होती है। तो आप देख सकते हो 800 किलोमीटर उसकी स्पीड है। तो मतलब 1-2 सेकंड्स में ही वहाँ पे इतना बड़ा इतना बड़ा सुनामी क्या कर सकती है ना। अब इस वेव्स की वजह से क्या होगा, लोगों की जान जा सकती है और जितने भी लोगों के घर हैं वहाँ पे वो सब डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। द इंडियन ओशन सुनामी डिजास्टर ऑफ December 26, 2004 was one of the biggest natural disaster. It killed more than 3 lakh people. It was caused by an underwater quake just off the coast of Sumatra, Indonesia. जो इंडियन ओशन में एक सुनामी आई थी, कब आई थी, 26 दिसंबर 2004 में। और माना जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा वो नेचुरल डिज़ास्टर था और जिसके वजह से क्या हुआ, अराउंड 3 लाख पीपल वहाँ पे मर गए। ठीक है। इफ़ेक्ट्स ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स। अब नेचुरल डिज़ास्टर वहाँ पे आ रहा है, जैसे कि सुनामी, वोल्केनो हो रहा है, साइक्लोन हो रहा है। इन सब के वजह से क्या क्या चीज़ें क्या क्या इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगा। तो सबसे पहले लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो अच्छा, अगर नेचुरल डिज़ास्टर आएगा तो लोगों की जान चली जाएगी और जो उनकी प्रॉपर्टी है, लैंड है, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेकेंड है लॉस ऑफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अब जो लोगों के घर बने हुए हैं वहाँ पे वो सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। स्प्रेड ऑफ डिजीज ड्यू टू कॉन्टेमिनेटेड एयर, वाटर एंड फूड। अब जो नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे इसकी वजह से क्या होगा, अपने से एक नई नई बीमारी लेकर आएगी। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज affected as electric wire gets snapped. तो इन सब नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो ट्रांसपोर्ट है, जो कम्युनिकेशन है, इन सब में भी ये सब चीज़ें भी रुक जाएगी। रेस्क्यू एंड रिलीफ। इफ अ नेचुरल डिजास्टर स्ट्राइक एन एरिया, the government makes arrangement for evacuation, that is removal of people from disaster affected areas. Helicopters are used to rescue by airlifting people standing in the affected area. तो अगर पता लगता है कि इस एरिया में नेचुरल डिजास्टर आने वाला है तो गवर्नमेंट
पहले से ही पूरी अरेंजमेंट कर देती है। क्या अरेंजमेंट करेगी? उस एरिया से लोगों को हटाना शुरू करेगी। अभी रिसेंटली हुआ था कि बिहार में रिसेंटली ही बिहार में आया था कि कि कुछ एरिया है वहाँ पे बाढ़ आ सकती है, कि वो जो बिहार है वो बे ऑफ बंगाल के पास है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पे जितने भी लोग हैं उस एरिया में से लोगों को हटा दिया, ताकि कभी भी जब बाढ़ आए तो लोगों को कोई नुकसान ना हो, ना उनकी जान को कोई खतरा हो। और आपने देखा भी 2016 में जो उत्तराखंड में बादल फटा था, वहाँ पे भी हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया गया था लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। रेस्क्यू यानी कि बचाने के लिए। इमीडिएट रिलीफ इज सप्लाई इन द फॉर्म ऑफ फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, वाटर एंड मेडिकल सर्विसेज। और जब उत्तराखंड में वो बादल फटा, उसके वजह से क्या हुआ था, लोगों की जानें भी चली गई थी वहाँ पे। और आपने देखा भी होगा कि गवर्नमेंट ने हम सबसे हेल्प मांगी थी कि जितने भी तुम्हारे क्लॉथ हैं, कपड़े हैं, पानी है, ये सब तुम हमें दो, ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके। आपने देखा होगा, है ना। तो ऐसी एरियाज़ में गवर्नमेंट उनको फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, वाटर और मेडिकल सर्विसेज ये सब प्रोवाइड करती है। रिहेबिलिटेशन ऑफ display victim is done by finding shelter, clothing, jobs and slowly rehabilitate their life. Relief and rescue operations are carried on by the government and international organizations like the UN, United Nations and USAID, United States Agency for International Development, and also by NGOs. The community as a whole also provides relief by contributing money, medicine, food and clothing. अब लोगों को बचाने के लिए एक एजेंसी टाइप बना रखी है गवर्नमेंट ने। जैसे कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन और USAID, और कुछ NGOs भी बना रखी है जो रिलीफ और रेस्क्यू का काम करते हैं। यानी कि जो लोगों की हेल्प करके जब कोई डिज़ास्टर आ जाता है, उनको कपड़े, फूड, शेल्टर, क्लॉथ ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है। और इवन जब ऐसी चीज़ें होती है तो जितने भी उस नेशन के लोग हैं वो सब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे कि मनी, मेडिसिन, फूड और क्लॉथिंग। कुछ फैक्ट्स दे रखे हैं, इसको रीड करते हैं। द टॉलेस्ट वोल्केनो ऑन द अर्थ इज हवाई मोना की विद एन एलिवेशन ऑफ 12,207 मीटर्स। तो पूरे अर्थ पे सबसे बड़ा जो वोल्केनो है वो है हवाई मोना की, जो कितना बड़ा है, 4,207 मीटर्स। सेकेंड नंबर पे है द हाइएस्ट रिकॉर्डेड अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड वॉज अ मैग्नीट्यूड 9.5 इन चाइल्ड ऑन May 22, 1960। तो दुनिया में सबसे बड़ा भूकंप आया है वो है चाइल्ड जगह पर, और उसका जो मैग्नीट्यूड मतलब उसका जो मेज़र था वो है 9.5। और ये कब आया था? May 22, 1960 में। तो 9.5 बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है। आपने देखा हो 2020 में इंडिया में भी आया है अर्थक्वेक, ये इन सब का मैग्नीट्यूड 4.5, 3.9 ऐसे ही था। और कहाँ पर 3.9 और 4.5 में हम इतना डर गए थे, और ये 9.5 की यहाँ पे बात की जा रही है। अगला है अबाउट 80% ऑफ द सुनामी अकर इन द पैसिफिक ओशन रिंग्स ऑफ फायर। तो जो सुनामी है जो सबसे ज़्यादा पैसिफिक ओशंस में आती है, ठीक है। ये हॉटकीज दे रखे। पहला है इरप्ट यानी कि टू स्टार्ट सडनली एंड वोलेंटली। इरप्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ का एकदम से स्टार्ट हो जाना और इतना खतरनाक रूप ले लेना उसका।
सीवियर कॉजिंग वेरी ग्रेट डिफ़िकल्टी, सीवियर मतलब कि जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। इवैक्यूएशन यानी कि टू मूव पीपल फ्रॉम अ डेंजरस प्लेस टू समवेयर। इवैक्यूएशन का मतलब है कि कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमें लग रहा है कि वहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर आएगा, वहाँ से लोगों को हटाकर दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देना। अगला है रिहैबिलिटेट टू रिटर्न समवन टू अ नॉर्मल लाइफ और कंडीशंस। तो रिहैबिलिटेट का मतलब होता है कि किसी को वापस उसकी नॉर्मल लाइफ में लेकर आना। जैसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, उनके पास कपड़ों की कमी है, खाने की कमी है, तो हम सप्लाई करके उनकी जो नॉर्मल लाइफ है उनकी जो लाइफ है उसको नॉर्मल वे में ला सकते हैं। अगला है रेस्क्यू टू हेल्प समवन आउट ऑफ डेंजरस और डिफ़िकल्ट सिचुएशन। और रेस्क्यू का मतलब है किसी को किसी भी खतरे से बाहर लाना, उसको बुलाते हैं हम रेस्क्यू। ठीक है, तो आप सब एक्सरसाइज की ट्राई कर लेना, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।